नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर फिर से बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईवीएम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है और ईवीएम जिसे स्ट्रांग रूम में रखा गया था उसके कैमरे की टाइमिंग में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद जबरदस्त बवाल मच चुका है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, सीएम फेस में देरी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में बोला हमला। आगे जिक्र होगा कि फिर बेनकाब हुआ बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक्स पर पोस्ट, पीएम मोदी से किए कई सवाल। आगे आपको बताएंगे कि राजस्थान बीजेपी में फूट के संकेत, कैबिनेट मंत्री ने कर दी बगावत, किरोड़ी लाल मीणा बोले सरकार मेरी जासूसी कर रही है, फोन टैप हो रहा है, मैं डरता नहीं हूं। इसी के साथ आगे जिक्र होगा बिहार चुनाव का, जहां एनडीए और महागठबंधन होंगे आमने सामने, मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं कई दल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिस दिन बिना ईवीएम के चुनाव हुआ उसी दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी के स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि कैमरे की टाइमिंग में गड़बड़ी है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम जिसको लेकर लगातार इस देश में सवाल उठते जा रहे हैं और इसको अब लोकतंत्र पर खतरा भी बताया जाने लगा है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम धमतरी के पीजी कॉलेज में रखा गया है, जहां सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए 4 में से 3 कैमरों पर टाइम लैप्स का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पीजी कॉलेज जे के 4 कमरे में ईवीएम मशीन को सील बंद करके रखा गया है। कांग्रेसियों और निर्दलीय प्रत्याशियों का कहना है कि कैमरे में टाइमिंग 2 घंटे पीछे चल रहा है, ये भाजपा वालों की साजिश है। ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका है, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करे, कैमरे का टाइमिंग ठीक किया जाए। और इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैमरे में टेक्निकल फॉल्ट है जिसे सुधरवाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैमरे में टेक्निकल फॉल्ट की बात मानी है और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लग सकती है। ये बड़ा बयान कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने दिया है छत्तीसगढ़ में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, सीएम फेस में देरी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते रविवार तक विधायक दल की बैठक के नाम पर मुहर लग सकती है और इसके पहले आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस तय न कर पाने पर तंज कसा है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा गुटबाजी कर रही है, ये तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में बिजली गुल होने की बात करते हुए बीजेपी को नसीहत भी दी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भाजपा में गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 के समूह में गुट एक साथ आ रहे हैं क्योंकि भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में दिल्ली की जनता को क्यों पिसना चाहिए। हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर बेनकाब हुआ बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक्स पर पोस्ट, पीएम मोदी से किए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद एक बार फिर बेनकाब हुआ है। आपने कुछ अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इस पोस्ट में खड़गे ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या ये सच है कि आपने सीमा सुरक्षा नियमों में ढील देकर अपने प्रिय मित्र को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मात्र 1 किलोमीटर की कीमती रणनीतिक भूमि गिफ्ट में दे दी है। क्या ये सच नहीं है कि आपकी सरकार ने न केवल भारत पाकिस्तान सीमा पर बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से सटी जमीन पर भी ऐसे नियमों में ढील दी है जिससे हमारी सामरिक और सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। खड़गे ने पीएम मोदी से कहा कि याद रखें, ये आप ही थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा। ये बात आपने तब कही थी जब देश के 20 बहादुरों ने लद्दाख में चीन से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्या होगा अगर बारूदी सुरंग बिछाने, टैंक रोधी तंत्र की आवश्यकता हो। ये बातें खड़गे ने एक रिपोर्ट का हवाला
देते हुए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि सरकार मेरी जासूसी कर रही है, फ़ोन टैप हो रहा है, लेकिन मैं डरता नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फ़ोन टैप करने का संगीन आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे, 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में कहा था कि समय मिलावट का है और हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि हाँ जी के दरबार में जो ना जी कहेगा वो मारा जाएगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, लेकिन जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मुझे इस बात का दर्द है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक तरीके से फूट के संकेत सामने आ रहे हैं राजस्थान बीजेपी में, और बड़े नेता कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है, मेरी जासूसी की जा रही है क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर कर रहा हूं। तो ये बेहद बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है दोस्तों, ज़्यादा शेयर इस खबर को जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। NDA और महागठबंधन होंगे आमने सामने। बिहार चुनाव 2025 में मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं कुछ दल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव की ओर टिकी हुई हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में अभी 9 महीने का समय बाकी है, फिर भी राजनीतिक दलों की ओर से कसरत शुरू हो गई है। बयानबाजियां तेज हो गई हैं, नसीहतें दी जा रही हैं और शतरंज के मोहरे सेट किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA और RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यह भी संभव है कि बिहार में NDA और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई को बाकी दलों का गठबंधन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो उस समय NDA के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल थे। तब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन के खेमे की बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल थी। आज दोनों गठबंधनों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। NDA में भाजपा, JDU और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यथावत है, तो मुकेश साहनी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब NDA का हिस्सा हैं और अब उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत के विरोध में लगे पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब पटना में एक पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर निशाना साधा गया है। एक बात यह भी है कि CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत की अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं हुई है और ना ही उनकी सियासी पारी को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। हालांकि कई नेता ये जरूर कह चुके हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, इन सब के बावजूद अब पटना में पोस्टर लगाकर निशांत पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो पोस्टर सामने आया है उसमें लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हर नॉर्थ की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चढ़ गए तो समझिए महाकुंभ नहा लिया, फर्स्ट क्लास बोगी भी जनरल से बदतर। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में भयंकर भीड़। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी में पटना जंक्शन पर इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ से प्रयागराज जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या है और यात्री किसी भी तरह यात्रा करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। AC बोगी से लेकर जनरल बोगी तक धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है और यात्री किसी तरह यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस भीड़ में यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पटना जंक्शन पर RPF के जवानों की अनुपस्थिति और टिकट कलेक्टर का ना होना यात्रियों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। भीड़ की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है और कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी खराब है कि वो ट्रेन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई बार तो कुछ लोग ट्रेन से बाहर ही रह जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या PM भारतीयों के साथ हुई जाति का उठाएंगे मुद्दा? ट्रंप मोदी की मुलाकात से पहले कांग्रेस ने पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने PM मोदी से कई सवाल पूछे हैं।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फ्रांस से अमेरिका जाएंगे तो सबके मन में कुछ सवाल है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से उन भारतीयों के साथ हुई जाति का मुद्दा उठाएंगे जिनको अमेरिका ने वापस भेजा है। पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी लगे भारतीयों को देखकर पूरा देश आहत हुआ है। क्या ये देश अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकता है कि वो हमारे अपमान का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत के 104 उन लोगों की सूची साझा की थी जिनको उन्होंने पहले राउंड में डिपोर्ट किया। भारत सरकार ने उनके भारतीय होने की पुष्टि की, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया और उनके डिपोर्ट होने से पहले विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले थे। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब तक ना कहें ईवीएम डाटा नष्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया ये बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश चुनाव आयोग को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम में जो संरक्षित चुनावी डाटा है उसको फिलहाल नष्ट ना किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दे दिया है और देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डाटा ना हटाएं और ना ही उसमें कोई नया डाटा रीलोड करें। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डाटा को नष्ट न किया जाए। इस जनहित याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है। तो दोस्तों अब जो ईवीएम में कैद हुआ है वो उसको नष्ट नहीं किया जा सकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं जाता। और इसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग को ये बड़ा आदेश देने के बाद अब जो सत्यापन के मामले हैं, जो उम्मीदवार इस बात की आशंका जताते आए हैं कि जो ईवीएम में वोट की काउंटिंग हुई है जो कास्टिंग हुई है उसमें अंतर है और जो कम मार्जिन से जो उम्मीदवार हारे हैं उनको इस बात की ज़्यादा आशंका रहती है और इसीलिए वो रिकाउंटिंग भी कराते हैं। लेकिन अब जब उसके जो मेमोरी में जो डाटा होता है उसको जिस प्रकार से जलाया जाता है, डिलीट किया जाता है, उसको रोक दिया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जब तक हम ना कहें ईवीएम का डाटा नष्ट ना करें। तो क्या एक बहुत बड़ी जांच सुप्रीम कोर्ट करवाने जा रहा है और क्या एक बहुत बड़े घोटाले से देश में पर्दाफाश होने वाला है। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करना भी अनिवार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में कितने लोगों की गई जान, बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर कर रही है, अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि 100 करोड़ लोगों के आने और श्रद्धालुओं के रहने का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। अखिलेश यादव ने डिजिटल इंडिया को लेकर भी सरकार को घेरा और सवाल किया कि डिजिटल इंडिया कहाँ है। विभिन्न साइबर क्राइम का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया करते करते डिजिटल अरेस्ट। पूछा कि विकसित भारत की ये कैसी तस्वीर है। तो दोस्तों संसद में जबरदस्त दहाड़े हैं अखिलेश यादव और जिस प्रकार से कथित अव्यवस्था है महाकुंभ मेला में और जिस प्रकार से वहाँ भीड़ जुट रही है और उनको जाम का सामना करना पड़ रहा है, कई प्रकार के कुप्रबंधन का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की जनता की आवाज़ उठाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर से बड़ी खबर, एनपीपी ने बीजेपी को समर्थन जारी रखने का किया ऐलान, सीएम पर फैसला नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना तय। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद सोमवार को यहाँ नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य भाजपा प्रभारी संबित पात्रा ने एक होटल में पार्टी के कुछ विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बताया जाता है कि संबित पात्रा ने सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले कम से कम 3 विधायकों से मुलाकात की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी जल्द नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ठोकचोम सत्यव्रत सिंह और मंत्री मन्यम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं और इसी बीच नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर
मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की घोषणा कर दी है। सूत्रों ने बताया कि अगर नई सरकार बनती है तो उसमें जेडीयू और एनपीपी जैसे गठबंधन सहयोगी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो होना था सो हो गया, मिल बैठकर बात करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को लेकर खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं, जिसमें भाजपा ने लंबे समय बाद सत्ता में वापसी की है। वहीं दिल्ली चुनाव और इंडिया गठबंधन में हो रही अंदरूनी बहस को लेकर मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी सहयोगी दलों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर वो बोले कि जो होना था सो हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये पूछा गया कि दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, इस पर उनकी क्या राय है, इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव में जो भी कुछ हुआ है इसको सोच समझकर एनालाइज करके बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, अगर मिलजुल कर चलना है तो सभी लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष से ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। वहीं जब दिल्ली में नतीजों को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो होना था सो हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री ने बाबा साहेब को अपमानित किया, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, विपक्षी सांसदों ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और इंडिया अलायंस शामिल है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को अपनी सुविधा के अनुसार बदलना चाहते थे। इस संविधान की प्रतिलिपि हम सांसदों को मुहैया कराई जाती है। जानबूझकर बाबा साहेब अम्बेडकर का तिरस्कार किया जा रहा है, जिसे हम सांसद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए हम सांसदों ने यह फैसला किया है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं होने देंगे और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम अपना रोष जाहिर करेंगे। इसी को देखते हुए हम सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन से बहिर्गमन करने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार द्वारा नहीं बदलने देंगे। हम इस दिशा में आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी के लोग संविधान के मूल स्वरूप को आगे चलकर बदलना चाहते हैं। यही नहीं, ये लोग दलितों के आरक्षण पर भी प्रहार कर रहे हैं, जिसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इस दिशा में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर विधानसभा सत्र रद्द करने का राज्यपाल का आदेश अमान्य और असंवैधानिक, कांग्रेस ने केंद्र पर साध दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने मंगलवार को कहा कि 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र को रद्द करने का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला का आदेश अवैध और असंवैधानिक है। एन वीरेंद्र सिंह के 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर विधानसभा सत्र बुलाने के अपने पिछले निर्देशों का अमान्य घोषित कर दिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर के माननीय राज्यपाल द्वारा 9 फरवरी 2025 को जारी किया गया आदेश, जिसके द्वारा 24 जनवरी 2025 के आदेश को अमान्य घोषित किया गया है, अवैध और असंवैधानिक है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मणिपुर विधानसभा की संवैधानिक रूप से अनिवार्य बैठक का अंतिम दिन होने के बावजूद विधानसभा सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजादी के बाद पहली बार की जनगणना समय पर नहीं हुई, गहलोत ने बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। गहलोत ने मंगलवार को यहां अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनता की मांग को संसद में उठाया है। ये समझ के परे है कि वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना को कोविड का बहाना देकर स्थगित किया गया एवं 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जनगणना न होने के कारण सरकारी योजनाएं, खासकर खाद्य सुरक्षा योजना की प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। 14 साल पुराने आंकड़े से बनाई गई योजनाओं के कारण एक बड़ा वर्ग लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए 2011 में 14 साल का बच्चा आज 28 साल का युवा हो चुका है, परंतु जनगणना नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जनगणना शुरू करानी चाहिए, जिससे नए आंकड़े से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ
लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर सीएम को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार गिरने की नौबत मणिपुर में आ रही है और जश्न से पहले ही यहाँ पर सन्नाटा मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने यहाँ कहा कि उस पूर्वोत्तर राज्य में 2 साल से हिंसा जारी है और उन्होंने कहा कि ये काफी वक्त से 2 वर्ष से लंबित था। कांग्रेस नेता ने बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से ये बात कही। बीरेन सिंह ने रविवार को इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने पिछले 2 दिनों में अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो सोमवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घर जाएंगी।